गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और उसमें जो हमारा टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, और उसमें हमने 3 चैलेंजेस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट था अकोमोडेशन एंड यूनिटी, कि कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करना, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था कंट्री को यूनाइट करने में, जो प्रिंसली स्टेट्स से उन्हें भारत में शामिल करने में। दूसरा उसमें चैलेंज हमने पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। इस चैप्टर में हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को सेटअप करने की कोशिश की, और उस समय इंडिया को डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो उनके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारा टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें एक कार्टून दिखाया हुआ है पहले ये, तो इस कार्टून से शुरू करते हैं कि ये कार्टून में नेहरू जी दिखाए हुए हैं, और ये देखिए एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको पीछे से पुल कर रहा है। तो इसमें ये जनरली जो कार्टून बनाया गया है ये जो चाइना पॉलिसी जो है उसके रिगार्डिंग बनाया गया है, कि चाइना को लेकर इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ड्यूल पॉलिसी थी, उसमें डबल फेस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए इन दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हम जनरली क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमें 3 चीज़ें वो दिखा रहा है, कि पहला कह रहा है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि पहला एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम को एस्टेब्लिश करना जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस जो पार्टी थी वो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर उसने अपना डोमिनेंस कर लिया था, यानी कि वो वन रूल पार्टी आप कह सकते हो, वन पार्टी सिस्टम हो गया था। और थर्ड इसमें है द एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, कि अपोजिशन पार्टीज का एमरजेंस, और दूसरा इसमें आता है देयर पॉलिसीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आता है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को सेटअप करने के रिगार्डिंग इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस थे। देखिए आपको आइडिया है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय कंट्री की क्या कंडीशंस थी, किस तरह की सर्कमस्टांसेस थी। हमने जनरली ये भी पढ़ा था कि उस समय इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंज थे, नेशन बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, तो काफ़ी चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए थे, और जिस तरह के चैलेंजेस उस समय थे उसमें इंडिया ने एक ये और डिसाइड किया था कि वो कंट्री में डेमोक्रेसी को लाएंगे, और जनरली उस तरह की कंडीशंस को देखकर ये लग रहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकती। देखिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आती है नेशनल यूनिटी, कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देश की यूनिटी को मेंटेन करना। सेकंड जो हमारा चैलेंज है वो है डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये 2 इंडिया ने अपना मेन एम बनाया था। अब डेमोक्रेसी जनरली ये भी था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के बीच में डिफरेंसेस को इंट्रोड्यूस करेगी और कॉन्फ्लिक्ट को राइज करेगी। देयरफॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज़, क्योंकि उन्होंने जनरली पिछला जो एग्जांपल भी देखे हैं उन्होंने, कि कई कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुए थे और उन्होंने अपने वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर क्या हुआ, नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम आ गया था, कि नॉन डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई थी। तो इंडिया को भी इस तरह का डर था एक। और देखिए जनरली इसमें बात करें, इट टुक वेरियस फॉर्म्स, और जनरली वहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेसी आई थी वो कई फॉर्म्स में थी। जैसे कि अगर कुछ में कहें कि कुछ में डेमोक्रेसी तो आई थी लेकिन नॉमिनल डेमोक्रेसी थी, कि वहाँ पर एक लीडर का रूल था। ठीक है, या वन पार्टी रूल आप कह सकते हो, डायरेक्ट आर्मी रूल कह सकते हो, तो अलग अलग वहाँ पर थे। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून, बट वंस दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज दैम, कि जितने भी वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स आए थे वो जनरली इस प्रॉमिस पे आए कि हम यहाँ पर जल्द ही डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे, लेकिन एक बार वो एस्टेब्लिश हो गए तो उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाना बहुत ही टफ वर्क था। अब इंडिया की कंडीशंस भी इन कंट्री से डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि इंडिया में हमने पढ़े थे कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया ने फेस करने पड़े थे, लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इसी डिफ़िकल्ट पाथ को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी कि हम अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और दूसरा कोई अगर पाथ लेंगे हम तो वो सरप्राइजिंग होगा। फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी,
कि हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था वो मेन हमारा डेमोक्रेसी पर बेस था कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होगा हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को सेटअप करेंगे। आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। अच्छा, हमारे जो लीडर्स थे वो जनरली जानते थे कि भाई जो पॉलिटिक्स का रोल, कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का रोल बहुत ही आप कह सकते हो क्रिटिकल होता है, कि दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम। वो पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम नहीं समझते थे, दे सो इट एज ए वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कि वो डेमोक्रेसी को जनरली ये सोचते थे कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट, कि हर सोसाइटी जनरली ये चाहती है, डिसाइड करना चाहती है कि भाई किस तरह से वो गवर्न करे और किस तरह से रेगुलेट करे। अब सभी के पास अलग अलग पाथ्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एस्पिरेशन। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग उनकी सोच है, अलग अलग उनकी एस्पिरेशंस हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस? तो हम इन जो डिफरेंसेस है, लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो इसका आंसर है, कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन। वाइल कंपटीशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में दो चीज़ें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एक कंपटीशन होता है, दूसरा पावर को गेन करना। द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट। जबकि अगर बात करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती है उसका पर्पस जो होता है जनरली और डिसाइड करना चाहिए कि भाई लोगों का इंटरेस्ट किस में है। जनरली देखो पॉलिटिक्स कुछ लोग पावर के लिए समझते हैं, जबकि पॉलिटिक्स जनरली जो मेन है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। दिस इज़ द रूट आवर लीडर्स डिसाइड टू टेक, और हमारे लीडर्स ने वही रूट अपनाया कि भाई हम यहाँ पर अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को मेनटेन करेंगे और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंसेस है, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, कि हमने पढ़ा है पहले 11th में हमने पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ था। और आपको ध्यान भी होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, साइन हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। एट द टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट, और उस समय जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो कि विदाउट इलेक्शंस वो हुई थी, कि उस समय कोई इलेक्शंस तो हुए नहीं थे। 1947 जैसे हम पढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गए थे, तो वो इंटरिम पीएम थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसमें कि सभी उस समय जितनी भी पार्टीज थी सभी पार्टीज के मेंबर उसमें उनके कैबिनेट में शामिल थे। देखिए इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कि इंटरिम गवर्नमेंट थी। अब ये ज़रूरी था कि देश में एक पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स वगैरह लिखे गए हैं भाई किस तरह से इलेक्शंस होंगे, कौन इलेक्शंस कराएगा। नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस, अब उसकी जगह एक मशीन मतलब उन लोगों को रखना था जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे। इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, कि सब ने ये सोचा था कि भाई कुछ महीने में हम इलेक्शंस करा लेंगे। 1950 में जैसे उन्होंने किया तो उन्होंने डिसाइड ये किया था कि 1950 में इलेक्शंस हो जाएंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में सेटअप हुआ था। ये 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था। और फर्स्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे डॉक्टर सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान रखिएगा ये चीज़। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सेप्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ, और जनरली ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे वो 1950 में हो जाएंगे। ओके, तो ये सोचा था कि भाई इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होंगी, ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसलिए इसी ईयर्स में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं था। देखिएगा आपको, बट द इलेक्शन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू होल्ड ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जल्द ये देख लिया कि भाई इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराना इतना आसान नहीं है। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, कि इलेक्शंस कराने के लिए सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाना, कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको पहले बनाया जाए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कि इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट को बनाया जाए, और द लिस्ट ऑफ द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, यानी कि उन लोगों की जो एलिजिबल है वोट देने के लिए उनको। बोथ दीज टास्क टुक ए लॉट ऑफ टाइम, अब ये दोनों ही काम जो थे इन्होंने काफ़ी लंबा समय इनमें चाहिए।
व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वाज पब्लिश्ड, और जब पहली इलेक्ट्रोल रोल यानी कि वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द नेम ऑफ नियरली 40 लाख वीमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। तो उसमें यह पाया गया कि 40 लाख वीमेन्स का नाम इसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दे वर सिंपली लिस्टेड, कि उनका एक सिंपली कैसे दिखाया गया था, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, बस उनका वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, किसका वाइफ ऑफ, किसका डॉटर ऑफ, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं थी। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा से इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाए। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड ए रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। तब इलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उनको ऑर्डर दिया कि भाई इसको रिवाइज किया जाए दोबारा से, और पॉसिबल हो इफ़ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ़ नेसेसरी, कि जो पॉसिबल हो उसे कंटिन्यू रखो और जिसको डिलीट करना है उसे डिलीट किया जाए। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज ए मैनमथ एक्सरसाइज, कि पहले जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना एक काफ़ी बड़ा उस समय आप कह सकते हो कि वर्क था। नो इलेक्शंस ऑन दिस स्केल हैड बीन एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर, और आज से पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इतने बड़े स्केल पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए गए थे। एट द टाइम देयर वर, उस समय देखिए हमारे यहाँ पर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़ वोटर्स थे जिन्हें कि लगभग 3200 MLAs को चुनना था और 489 मेंबर्स को चुनना था। यानी कि उस समय टोटल देश में 3200 MLAs थे और 489 लोकसभा की सीट्स थी। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट, और इनमें से केवल 15% वोटर्स थे जो वो आप कह सकते हो कि लिटरेट थे, बाकी सभी लोग उस समय आपको मालूम है कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड्स ऑफ वोटिंग। अब इलेक्शन कमीशन को ये देखना कि भाई वोटिंग के जो मेथड्स और स्पेशल टाइप्स के हो, क्योंकि लोगों को वोटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। तब इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को इलेक्शंस कराने के लिए ट्रेन किया गया था। ओके, इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री का कोई साइज के रिगार्डिंग नहीं था, एंड द इलेक्ट्रोल दैट हैज़ दिस इलेक्शन अनयूजुअल, और इलेक्शन जो था अनयूजुअल था, इलेक्ट्रोल जो थे हमारे यहाँ पर वोटर्स थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए पुअर एंड लिटरेट कंट्री, कि एक लिटरेट और पुअर कंट्री में इतने बड़े लेवल पर जनरल इलेक्शंस कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्रीज। उस समय तक जो डेमोक्रेसी होती थी वो केवल जो उन्हीं कंट्रीज में होती, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो उस समय के प्रॉस्परस कंट्रीज थे, मेनली यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पर कि लगभग हर आदमी लिटरेट होता था। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन, और उस समय तक यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ ने वीमेंस को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। इन दिस कॉन्टेस्ट इंडिया एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इंडिया ने उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बेस पर इलेक्शंस कराए थे, यहाँ की मेल फीमेल सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की, तो इतने बड़े कंट्री में एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शंस कराना बहुत ही बोल्ड था, बहुत ही रिस्की था, और जनरली इसे बोला गया था बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन एडिटर थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा जुआ है इतने बड़े लेवल पर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। देखिए, एक ऑर्गेनाइजर ने एक मैगजीन में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, कि उन्होंने कहा था कि भाई नेहरू को तैयार रहना चाहिए कि इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर जो इलेक्शंस करा रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। मतलब उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे। ए ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस क्लेम दैट ए फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिश द एब्सर्ड फैस ऑफ रिकॉर्डिंग द वोटर्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, कि इंडियन सिविल सर्विस थे, ब्रिटिश मेंबर थे, उन्होंने जनरली ये कहा था कि भाई एक इलिटरेट, यहाँ पर कि लाखों करोड़ों लोग इलिटरेट है, वहाँ पर एक जनरली इलेक्शंस को कराए जा रहे हैं, तो इसको एक हिस्ट्री में इसको एक मतलब आपको एक उसके मोटिवेशन के रूप में लेना चाहिए कि भाई इतना बड़ा कंट्री एक इलेक्शंस कराना है और वो भी इलिटरेट लोगों में, तो ये काफ़ी बड़ा उस समय उनकी एक उपलब्धि आप उसे कह सकते हैं।
Like the elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to Feb 1952. इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन किया गया, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई 1950 में इलेक्शंस कराने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुए, तो ऐसे 2 बार उसको पोस्टपोन करना पड़ा और लास्टली अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया। और इन इलेक्शंस को 1952 के जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952, कि देश के अधिकतर हिस्सों में जो इलेक्शंस हुए थे, वोट्स डाली गई थी, वो जनवरी 1952 में डाली गई थी, इसलिए इसको 1952 के इलेक्शंस कहा जाता है। इसे इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड, और इसे 6 महीने का टाइम लगा था इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में, जिसमें कैंपेनिंग भी थी, पोलिंग, काउंटिंग, सभी चीज़ों को मिलाकर। इलेक्शंस वर कम्पिटिटिव, इलेक्शंस कम्पिटिटिव थी। देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट फॉर ईच सीट, और जनरली इसमें देखिए एक सीट पर लगभग एक एवरेज निकली थी कि 4 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। द लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग, कि पार्टिसिपेशन जो था वो काफ़ी एनकरेजिंग था। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट, कि जो एलिजिबल वोटर्स थे उनमें से 50% लोगों ने उस समय वोट किया था। व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फार फेयर इवन बाय द लूजर्स, और जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया तो सभी ने उसको एक्सेप्ट किया, इवन जो लूजर्स थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, जो कि ये शो करता है कि उस समय जो इलेक्शंस हुए थे पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग, और जितने भी लोग ये कहते थे कि भाई इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होंगे, इंडिया नेहरू को तैयार रहना चाहिए, वो सभी फेल हो गए। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इंडिया उसमें सक्सेसफुल रहा। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchise to risky an experiment in the country, कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जनरली उन्होंने लिखा था कि उन लोगों को ये गलत साबित करता है जो कि इंडिया में अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बता रहे थे, जो कह रहे थे कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कहा था, देखिए, देयर इज़ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्फ एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें लोगों ने काफ़ी अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से उसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 बिकेम ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ होल ऑफ द वर्ल्ड। तो 1952 के इलेक्शंस जो थे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क साबित हुए थे। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. तो अब ये कहना, मतलब इस पर आर्ग्यू करना कि गलत होगा कि भाई जो ये कहते थे कि एक पुअर और इलिटरेट कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो सकते, इंडिया ने उसे एक गलत साबित कर दिया। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये प्रूव करती है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कहीं पर भी कराई जा सकती है। तो आप जनरल देखेंगे उसमें क्या क्या चैलेंजेस, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, इलिटरेट वोटर्स थे, गलत वोटर लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है, लोगों को कोई आइडिया नहीं था कैसे इलेक्शंस कराते हैं, ऑफिसर्स हमारे ट्रेनिंग, ये सारे उस समय इंडिया को फेस करने पड़े थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दिया हुआ है कि ये कौन थे। देखिए इनका ओरिजिनल जो नेम था अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के विद्वान थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये पक्षधर थे, अपोज टू पार्टीशन का इन्होंने अपोज किया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे, और इंडिया के कैबिनेट के फर्स्ट कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो कई बार वो इसके रिगार्डिंग पूछ लेता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि उसके कौन थे फर्स्ट अपने एजुकेशन मिनिस्टर, या मौलाना अबुल कलाम के बारे में वो पूछ लेते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है ये कार्टून, देखिए कि यहाँ पे एक कार्टून दिखा रखा है, ठीक है ना, जिसमें कि एक ये दिखाया गया है कि एक कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन टू द इलेक्शन कमेटी फॉर्म बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, कि एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को चुनना था। अब उस कमेटी में देखो कौन कौन थे, नेहरू, मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, BC रॉय, कामराज नडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन एंड गोविंद बल्लभ पंत। ये जनरली लोग हैं
जो कि उस जो कमेटी थी, इलेक्शन कमेटी, उसमें कांग्रेस की तरफ से शामिल थे। अब देखो ये जो लोग हैं, ये लोग खड़े हैं जो भी, यानी कि उस समय जनरली वोट के लिए सभी लोग जनरली उस समय कांग्रेस से टिकट की बात कर रहे हैं कि भाई उनको टिकट मिल जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो थी उस समय की काफ़ी पॉपुलर पार्टी थी। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये जनरली इस चैप्टर में आपका अभी तक इस टॉपिक में है।